चलिए आज की क्लास को सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है भाई, हमारा सिलेबस क्या है। हमने देखना है हमारे इस पर्टिकुलर जो हमारा पेपर नंबर 5 है, बाय द वे पेपर नंबर 5 का मतलब है ग्रुप 2 का पहला पेपर। और पेपर नंबर 5 का हमने सिलेबस देखना है कि हमारे पास क्या है करने लायक। ठीक, चलो इसके अंदर पेपर नंबर 5 में सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ये आ गया आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 में अगर आप देखें तो हमारे पास कुल मिला के कुछ एएस करने हैं। सबसे पहले हमने गिनो जरा कितने हैं, 4 5 7 9 14 17 18 19 20 22, फिर 24 26 29, 13 एएस हैं, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने करने हैं। पिछले वाले में मेरे ख्याल से शायद 11 थे, आपके ग्रुप 1 में कितने थे? 8 थे बस। अच्छा कोई नहीं, 13 ये हो गए। अब देखो फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स। मतलब कंपनी अकाउंट्स का हमारे पास काफ़ी काम होगा। आपने फर्स्ट ग्रुप में कंपनी अकाउंट्स के नाम से एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पढ़ा, राइट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे जिसके अंदर आपने कंपनीज की बात करी थी। यहाँ पे हम कंपनी अकाउंट्स की और एडवांस लेवल की चीज़ें करेंगे, जैसे अमेलगमेशन करेंगे। दो कंपनीज जब अमेलगमेट हो जाती हैं तो कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है। फिर लिक्विडेशन करेंगे, लिक्विडेशन समझते हैं ना, वाइंड अप हो जाती है कंपनी की तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए। और फिर ये अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। फिर ये इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, फिर लिक्विडेशन, ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एक अच्छा चैप्टर जो हमारे पास आता है वो ये है बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज एक काफ़ी बड़ा चंक है जो हमने करना है और इजी है, काफ़ी इजी है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक जिसमें रट के जाना है, थोड़ा सा फॉर्मेट है, वो भी याद करा देंगे हम आपको यहाँ पे, और बाकी आपके बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो बैंकिंग के हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ये है बेटा दानव, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये प्रिंसिपली स्टार्टिंग में शुरू से पुराने कोर्स में आपका सीए फाइनल का पार्ट होता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, न्यू कोर्स में इसको सीए इंटरमीडिएट में ला दिया गया है, इनिशियल लेवल यानी स्टार्टिंग का लेवल। ओके, ऐसा नहीं कि जो सीए फाइनल में पूछा जाता है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, फाइनल में अभी भी है। बट एक फर्क होगा, यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनल में जाके वो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एज पर इंड एस। फर्क पता है ना दोनों में, पता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो हो सकता है जब आप फाइनल में जाएं, जब भी जाएं, जब आप फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ें तो आप 2 मिनट के लिए सोचे कि अरे राजपाल सर ने तो थोड़ा सा अलग बताया था। तो वो अलग इसलिए बताया था क्योंकि मैं आपको एज पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कंसोलिडेशन का एएस 21 होता है, तो वो पॉइंट है। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप आपने लास्ट कब पढ़ा था, क्या फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा आपने पार्टनरशिप? नहीं ना, आपने तो फाउंडेशन में पढ़ा था। अच्छा, फाउंडेशन में आपने क्या पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये हो गया ना, यहां तक पढ़ा था। तो अब आगे बात बढ़ेगी और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से आगे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। डिसोल्यूशन मेरे ख्याल से आपने बीकॉम में किया हुआ है सबने, बीकॉम फर्स्ट ईयर तो कर रखा है ना सबने। किसी को याद है गार्नर वर्सेस मुर्रे? किसी को याद है पेपर दिए थे 10 ईयर रट के, हैं? ये भी नहीं याद है? अच्छा, पेपर नहीं दिए तुमने, ये भी सही है ये भी ठीक है। रेगुलर कॉलेज वाले कौन से बच्चे हैं यहाँ पे? आप बस, वो सिमरन है ना? ठीक है बेटा, कैसे हैं, घड़ी वड़ी सब ठीक चल रही है? अच्छा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको करने वाले बने तो। डिसोल्यूशन छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे इसके अंदर टॉपिक्स हैं, क्लियर है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास इस पूरे पर्टिकुलर में देखा जाए तो 4 मेजर टॉपिक्स हैं। 4 मेजर टॉपिक्स कौन से वाले हैं देखें, अगर हम 4 मेजर टॉपिक्स देखें तो एक है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा है कंपनी अकाउंट्स, तीसरा है बैंकिंग, और चौथा है आपका पार्टनरशिप, ठीक है।
और एक बात मैं बता दूं, ग्रुप 1 से 10% अगर आप कहें तो थोड़ा सा मुश्किल और हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग 50% और हो जाएगा। मतलब ग्रुप 1 पर्सनली मेरे को एज ए टीचर बोरिंग लगता है थोड़ा सा, कि यार सिंपल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, ज़्यादा सिखाने को है नहीं। लेकिन ग्रुप 2 बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग लगता है मेरे को, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है इसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी आज हम शुरुआत करेंगे अपना पार्टनरशिप से। क्लियर है? किससे शुरुआत करेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत बढ़िया टॉपिक है, ऐसे सर नीचे करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप किसको किसको याद है? थोड़ा बहुत याद है पार्टनरशिप? हाँ जी सर, याद ही है। हाँ, पार्टनरशिप में क्या क्या करते थे? पहले एडमिशन होता था, एक रिटायरमेंट होता था, डेथ होता था। डिसोल्यूशन याद है किसी को? डिसोल्यूशन में ये बताओ अकाउंट कौन सा बनता था? रियलाइजेशन अकाउंट बनता था ना? याद आ रहा? रियलाइजेशन अकाउंट बनता था, शाबाश। तो एक काम करो, कुछ लिखने को तो लाए होगे ना? हैं? तो चलो साथ साथ में लिखते हैं फिर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये एक रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले रोड मैप बनाएंगे, एक नॉर्मल डिसोल्यूशन है, फिर दूसरा एक गार्नर वर्सेस मुर्रे, फिर एक इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स हैं, जिसे हम इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म भी कहते हैं, फिर एक पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास आ जाएगा अमैलगमेशन ऑफ फर्म्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर यूनिट में करने हैं। ठीक है, अमैलगमेशन ऑफ फर्म्स है। अच्छा, एक और है, वो मैं ऐसे नीचे लिख देता हूं, कन्वर्जन स्लैश सेल टू कंपनी। नाम समझ रहे हो? अमैलगमेशन ऑफ फर्म्स का मतलब क्या हुआ? दो फर्म्स हैं जिनको अमैलगमेट कर रहे हैं, दो फर्म्स मिलके एक फर्म की तरह काम करेंगी। लेकिन कन्वर्जन और सेल टू अ कंपनी में क्या हो रहा है कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, आप उसे या तो कन्वर्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं टू अ कंपनी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमारा पूरा सिलेबस जो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग में है वो मैंने लिख दिया है, एक एक करके इधर से टॉपिक उठाने हैं। अच्छा, नॉर्मल डिसोल्यूशन इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 12th क्लास। 12th में करा था ना डिसोल्यूशन? क्या करते थे आप? सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में प्लेस डाउन करते थे ना भाई? तो आप क्या करते थे? जो भी एसेट्स होते थे आप रियलाइजेशन के कौन से साइड पे ले आते थे? एसेट्स क्रेडिट साइड पे। देखो देखो, खेल लो थोड़ी देर, कर लो। सारे एसेट्स डेबिट साइड में आते थे। वो कह रहा क्रेडिट, वो पूरा ऐसे याद कर रहा है। क्रेडिट साइड पे आते थे, डेबिट साइड पे एसेट्स वर ट्रांसफर्ड ऑन टू द डेबिट साइड। एक बात सोचो ना, तुम्हारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज करना है और उसका बैलेंस रियलाइजेशन में लेके जाना है, तो क्या करोगे? बिल्डिंग को क्रेडिट करोगे तो रियलाइजेशन को तो डेबिट ही करना पड़ेगा। तो क्या करते थे? सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते थे डेबिट साइड पे,
सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे करते थे। फिर जो भी आपका रियलाइजेशन होती थी बाय बैंक, जो भी पेमेंट होती थी टू बैंक करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल देते थे। जो भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते थे जैसे कोई गुडविल है वो सारा डेबिट कर देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोई रिजर्व्स हैं तो वो बांट देते थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्की बात? चलो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपके इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किए गए मॉड्यूल में झांकते हैं एक बारी के लिए कि इसके अंदर हमने क्या करना है। देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात। जैसे आज आप लोगों ने एफएम पढ़ी होगी पहले, है ना? एफएम है नया सब्जेक्ट, एफएम है नई चीज, तो उसके अंदर तुम्हें पहले दिन इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। अकाउंट्स में कुछ नया नहीं है मेरे पास एज सच। पार्टनरशिप कर रखा, कंपनी भी आधा कर रखा, एएस भी कई तरह के कर ही रखे हैं, तो मैं सीधा मुद्दे से शुरू हुआ हूँ। ठीक है, हमारे पास सिलेबस ठीक ठाक है, इसमें ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं बहुत कम है। तो हमें सिलेबस को ढंग से करना है और ढंग से एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि हम अच्छे से इसमें स्कोर कर सकें। एडवांस अकाउंट्स में स्कोरिंग है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने 81 85 स्कोर किया हुआ है। ठीक है ना, अभी तक का हाईएस्ट 85 गया यहाँ से, तो देख लो तुम बीट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, एडवांस अकाउंट्स में स्कोर किया जा सकता है बहुत आराम से। ठीक है, बस मेरी बात सुननी है और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं कह रहा हूं। अब देखिए, जैसे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट के लिए रिवाइज करा रहा हूं जो 12th में किया हुआ था, फिर मैं नई पार्ट कराऊंगा। बोर नहीं होना ना इसमें, एक बार रिवीजन की तो जरूरत पड़ सकती है ना। तो पढ़े जरा मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़े। बैलेंस शीट है किसकी है? हाँ किसकी है? फास्ट एंड क्विक, एज ऑन 31 दिसंबर 2001। क्या कह रहे हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 20,000, फास्ट का लोन है 10,000, जनरल रिजर्व है 10,000, कैपिटल है 30 और 25। अगर उस तरफ देखें प्लांट एंड मशीनरी है, पेटेंट्स हैं, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं और कैश है। फास्ट एंड क्विक शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 1st January 2002, the firm was dissolved. Fast took over the patents at a valuation of 5,000. The other assets realized as under. तो अदर एसेट्स ने रियलाइज कर दिया, गुडविल इतने में बिक गई, प्लांट एंड मशीनरी 30 में, स्टॉक से 22,000 आए, सन्ड्री डेटर से 18,500 रुपए आए, तो टोटल कितना हो गया? 85,500। फिर वो कह रहे हैं द सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, द एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,500। अब बताओ ये क्वेश्चन क्लोज कर सकते हैं कि नहीं? ये तो बहुत सिंपल है ना यार, ये तो पुराना ही जो है आपने 12वीं में करा हुआ है। करके बताऊं? याद करने के लिए ईमानदारी से बताओ, करें एक बारी? करें एक बारी? चलो एक काम करते हैं, तुम्हें लिखने की टेंशन नहीं है, तुम बस मेरे साथ करो। ओके, एक तो क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा अकाउंट खुलेगा? रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टू सन्ड्री एसेट्स, और वो एसेट्स जो मैं पर्टिकुलर इसके फर्म के हैं उसको उठा के ले आता हूं यहां पे। एसेट्स ध्यान रखो भाई, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 40, पेटेंट 6, स्टॉक 25। तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000, पेटेंट्स 6,000, स्टॉक 25,000। अब यहां पे देखो और क्या है, सन्ड्री डेटर्स है, कितने हैं? 19। अच्छा कैश भी उतार लूं? कैश उतारते हैं? कैश रियलाइज होता है? नहीं ना। अच्छा सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 19। तो सन्ड्री डेटर्स 19, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लाइबिलिटीज के साथ उतार लूंगा क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ 40, 6, 25 और 19, ये टोटल आ गया 90,000। अब यहाँ पे देखते हैं लाइबिलिटीज क्या क्या है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 20,000, फास्ट का लोन तो उसके खाते में चले जाएगा, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। ये क्लियर है? कितने पार्टनर्स हैं? 2 कि 3 है? 2 पार्टनर्स हैं। अच्छा, जो 2 पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। ये बन गया फास्ट क्विक, फास्ट क्विक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 30 और 25, और रिजर्व कितना है? 10,000। ठीक है, तो 30 है, 25 है, फिर बाय रिजर्व 10,000 है, और रेशो 3:2 है, तो 6 और 4 हो गया। अच्छा, फिर यहां पे देखते हैं फास्ट का एक लोन है। फास्ट का लोन कितना है? 10,000। तो फास्ट के कैपिटल अकाउंट से कर दें या कैश से पे करें? बताओ, कुछ याद आ रहा है? बेटा प्लीज ऐसे ना चुप करके मत बैठो, याद सबको ही होता है, सोच के बताओ बस ध्यान से। क्या करते थे जब आप पढ़ते थे 12th क्लास में? अगर फास्ट का लोन है 10,000 रुपए का, तो इसे अलग से पे ऑफ कर देते थे एज एन आउटसाइड लाइबिलिटी, या फिर इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे? कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। आर यू श्योर? याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं क्या ही बताऊं। देखो, पहली बात, अगर आप कैश से भी पे आउट कर दो इसको सीधे सीधे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हमने देना तो पूरा ही है, और ना ही हमारे यहाँ कोई कैश की शॉर्टेज आने वाली है। पैसा खूब है बेटा, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो कर लेंगे सीधा कैश से। तो कैपिटल अकाउंट में ना भी डालो तो भी चलता है, प्लीज इस बात को समझनी है आपने। ओके, हाँ जी, चलो अब आगे सोचते हैं। कैश अकाउंट में एक बना देता हूं अलग से। कितना कैश बैलेंस था? 6,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। हाँ जी, और क्या है? फास्ट लोन तो चलो अलग से अकाउंट में डालेंगे, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। क्या सारे आइटम्स निपट गए? देखो एसेट साइड पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी निकाल दिया, पेटेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन, कैश सब पोस्ट कर दिया नीचे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें, हो गया। फास्ट का लोन हम अलग से करेंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स में फास्ट और क्विक हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। अब ये देखते हैं कि कितना रीवैल्यू कर रहे हैं। कह रहे फास्ट टू कवर पेटेंट्स एट वैल्यूएशन ऑफ 5,000। तो अब फास्ट भैया पेटेंट्स उठा के ले गए 5,000 की वैल्यूएशन पे, तो यहाँ क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन क्या लेके गया? ये पेटेंट्स कितने में लेके गया? 5,000। और यहां पे क्या लिखूंगा? बाय फास्ट कैपिटल अकाउंट, और क्या ले गया ये? 5,000 में। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं कैश में देखता हूं कि जो जो मेरे एसेट्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं, तो वो कितने पैसे लेके आ रहे हैं। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, मेरे एसेट्स कितने में रियलाइज हो रहे हैं देखें जरा। गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, टोटल लिख दूं सीधा? कितने? 85,500, 85,500। और इधर क्या हो जाएगा? अरे इधर रियलाइजेशन में बाय कैश अकाउंट 85,500। अच्छा, ये जो लाइबिलिटीज हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये पे करेंगे। क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कह रहे हैं द सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो एक बात बताओ, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं और 5% का डिस्काउंट 1,000 हो जाएगा, तो 19,000 आपने पे करने हैं उसके अंदर। तो आप यहां पे कैश पे क्या दिखाओगे? बाय क्रेडिटर्स 19,000, और एक तो वो जो लोन नहीं है किसका था? फास्ट लोन था ना, बाय फास्ट लोन 10,000 का, वो भी पे ऑफ कर दिया हमने। यहां पे हम दिखाएंगे टू कैश
19,000 क्वेश्चन में वो भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं। कितने हैं एक्सपेंसेस? अमाउंटेड टू 3500। तो यहाँ पे टू कैश, ये क्या है? एक्सपेंसेस। ये क्या था? क्रेडिटर्स की पेमेंट थी। कितना हो जाएगा? 3500। और कुछ बच गया जरा देखना क्वेश्चन है? नहीं ना, सब कुछ तो हो गया। तो फिर क्या करता हूं इसके अंदर, मैं अपना रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेता हूं। मेरे ख्याल से मेरा डेबिट साइड हैवी है, 90 प्लस 19 प्लस 3500 माइनस यहाँ पे है 20 माइनस 1000 माइनस 5000 माइनस 85,500। 1,000 रुपये का लॉस आ रहा बाय रियलाइजेशन लॉस। कौन कौन है? फास्ट और क्विक। अगर 1,000 रुपये का लॉस है तो कितना चला जाएगा? 3:2 में 600 और 400, और यहाँ पे 2 रियलाइजेशन 600 और 400, और फिर फाइनली इनको क्या कर देंगे? 2 कैश पे कर देंगे। हाँ जी, इसका कितना बन रहा है? 36,000। 36,000 में से माइनस करना है 5,600, 30,400। और इसका कितना बन रहा है? 29,000। और 29,000 में से कितने गए? 400, 28,600। तो 30,400 और 28,600। 6,085,500, 91,500, और यहाँ 19,000, 10,000, 30,400, 28,600। एक मिनट, मैंने यहाँ पे वो भी नहीं लिखे ना, बाय रियलाइजेशन। कितना? 3500 थे ना खर्चे, प्लस 3500 मैच हो गया 91,500। समझ में आया कुछ? ये तो इजी है, हैं? लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहां पे अगर मैं ये कह दूं कि फास्ट या क्विक में से कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो सोचने वाली बात है। क्या कह रहा हूं मैं? फास्ट या क्विक में से कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो। अब यहां पे जरा अब नई बात शुरू हो गई, सब लोग ध्यान दें। मान लो कि 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर है फास्ट, एक पार्टनर है क्विक, और एक पार्टनर है स्लो। चलो एक मैंने डाल दिया, फास्ट है, क्विक है, स्लो है, ठीक है। फाइनली सब कुछ करने के बाद मान लो फास्ट का जो बैलेंस बचता है वो बचता है 30,400, ओके। इसका बचता है 28,600, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। और ये जो स्लो भैया हैं इसका बचता है 14,000 डेबिट। अब इसका जरा मुझे सिग्निफिकेंस समझाओ जरा ध्यान से, दिवांशु। कौन पैसे लेके जाएगा, कौन पैसे दे के जाएगा, पहले तो ये बताओ। फास्ट और क्विक क्या करेंगे? लेके जाएंगे। और ये जो स्लो जनाब है ये क्या करेंगे? ये दे के जाएंगे। मतलब स्लो ने पैसे किसको देने हैं? फर्म को देने। बट स्लो भाई साहब तो हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं भैया मैं हो गया बैंकरप्ट। मैं क्या हो गया? बैंकरप्ट। तो अब बैंकरप्ट हो गए तो अब क्या करें? अब बैंकरप्ट हो गए, एक बात बताओ, क्या अब सब कुछ मैच होगा? सब कुछ मैच होना किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कि स्लो 14,000 लाएगा। अब स्लो 14,000 ही नहीं ला पा रहा। अच्छा, या तो मैं कह दूं कि फुल्ली बैंकरप्ट है, नहीं तो ऐसी लैंग्वेज याद है, ओनली 20 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट इज अ स्टेट, ऐसा कुछ याद है? तो अगर चलो 20 पैसा भी दे देता है तो 2800 रुपए ही तो देगा। बाकी 11,200 का क्या? वो पैसे कहां गए? सुनो, पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं, है कि नहीं? तो यानी ये जो नुकसान है 11,200 रुपए का, ये किसको भुगतना पड़ेगा? किसको? फास्ट और क्विक, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरे सीए फाइनल के स्टूडेंट का फोन है, उसका आज डीटी का पेपर है, एक सेकंड, कोई डाउट ना हो बस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट, ठीक है।
हाँ चलो अच्छे से करके आना पेपर, टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो बाय। कल रात से सर खा रखा है। सीए फाइनल का बेटा टैक्स जो है ना, डायरेक्ट टैक्स जो है, तुमने जो टैक्स पढ़ा डीटी पढ़ा उससे ज्यादा नहीं, 3 गुना है सिर्फ, ज्यादा नहीं। तो तुमने जो टैक्स पढ़ा वो कितने मार्क्स के लिए पढ़ा था? 60। तो उसके 3 गुना कर लो, कितने मार्क्स के लिए हो गया? 180। वो 100 में करके आना है, सॉरी वो भी 70 में करके आना है, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है 30 नंबर का। तो सीए फाइनल बेटा डरना नहीं, बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना? हाँ क्या टेंशन, सीए तो बनना ही है। देखो ये तो अब तो हो ही गया, अब तो आ गया। अब तो वो क्या कहते हैं, पुरानी कहावत है ना, जब ओखली में सर दे दिया तुम मूसल से क्या डरना। अब दे दिया बेटा, अब हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं, एक आधा अटेम्प्ट लगे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? ये शगुन होता है, एक अटेम्प्ट लगना ना ये शगुन होता है, ये अच्छा करियर की निशानी है, ठीक है? हाँ चलो अच्छा यहाँ वापस आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, ये जो 11,200 रुपये का नुकसान हमारे स्लो भैया ने करवाया है, इसको पूरा कौन करेगा? फास्ट और क्विक। चलो लफड़ा ये नहीं है कौन करेगा, फास्ट और क्विक ही करेंगे, लेकिन अब आपस में लड़ाई हो रही है किस रेशो में करेंगे। समझ में आ रही है? किस रेशो में करेंगे। फास्ट और क्विक में लड़ाई क्या हो रही है, सबसे पहले तो ये समझो कि भैया ऐसा है, ये जो 11,200 रुपये है ये चल हम दोनों ने देने हैं, फास्ट ने और क्विक ने देने हैं, लेकिन अब कौन सी रेशो में देने, किस तरह देने, ये सब पंगा है, ठीक है? तो अब यहां पे समझिएगा कि बिजनेस के जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं, वो पीएसआर में जाते हैं। किस में जाते हैं? पीएसआर। धीरज उठ जा, सोया ना, मैं यहीं से कुछ उठा के मारूंगा, मेरे पास ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है नहीं है, डस्टर है, एसी के रिमोट है, मार्कर से तुझे कुछ होगा नहीं। हाँ पानी वानी पीना है, कॉफी चाय, ठीक है? चलो हाँ जी, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ कि हम क्या कह रहे हैं, 11,200 रुपये किस में बांटने, ठीक है? किस में बांटने चाहिए? पीएसआर में बांटने चाहिए, कैपिटल रेशो में बांटने चाहिए। 2 ऑप्शन है हमारे पास। कौन से 2 ऑप्शन है, जरा मेरे साथ बोलेंगे, कौन से 2 ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? पीएसआर। दूसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटल रेशो। समझ में आ रही है? जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जो नॉर्मल आपका बिजनेस का काम होता है, वो आप पीएसआर में बांटते हैं, और जो आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं, वो आप कैपिटल रेशो में बांटते हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो गई, ठीक है? कंफ्यूजन समझ में आ रही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि जो लॉस है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो बांटे तो बांटे किस रेशो में, ठीक? तो बेटा जैसा कि हमने हमेशा से करते आए हैं हिंदुस्तान में, हमने इस काम के लिए भी अंग्रेजों की तरफ मुंह किया, हमने उनको देखा। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? रॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में 1895 में एक केस हुआ था, गार्नर, GARNER, ठीक है? गार्नर वर्सेस मर्रे। अब ये जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो इसको, इसकी कोई फाइट नहीं है, ठीक है? हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना, तो हमारे जो लेक्चरर साहब थे मिस्टर नसीम अहमद, काफ़ी अच्छा पढ़ाते, उनकी बुक भी बहुत अच्छी थी। उनका बेटा ही बेकार था जो हमारे इस क्लास में था बस, और वो बोलते थोड़ा ना अजीब से थे, वो आते थे कहते थे आज हम करेंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे, ऐसे ना मुर्रे, हम पीछे से ना ऐसे मुंह नीचे करके हिप हिप मुर्रे बहुत बेचारे के साथ पंगे लिए हमने। वो ऐसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को भी एग्जाम्पल, बेटा वो वाला एग्जाम्पल बताओ, मैं कौन सा पोल, सर नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा? चलो तो गार्नर वर्सेस बेटा मुर्रे। हाँ जी, गार्नर वर्सेस मुर्रे एक जो डिसीजन है वो लिया गया था रॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में। हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी बाय द वे सीधा उनका कॉपी है, ठीक है? बिल्कुल कॉपी है वहां से। हमारे मोस्टली जो सारे स्टार्टिंग के कुछ लॉज हैं, कुछ जो हमारे एक्ट्स हैं, वो सब उधर के ही हैं। पार्टनरशिप एक्ट 19 क्या होता है पता है? 32 में यहां अंग्रेज थे, है कि नहीं? है ना? 47 में भगे हैं ना? हाँ तो अब सब कुछ अंग्रेजों वाला ही सीन है। तो हमने अभी तक इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अपना कोई लॉ नहीं बनाया, और अभी तक हम किस डिसीजन को रेफर करते हैं? गार्नर वर्सेस मुर्रे। समझ में आ रही है?
तो एक काम करेंगे फटाफट से, अब सब लोग हेडिंग बनाएंगे अपने नोट्स में। हेडिंग कैसे बनाएंगे? एक बड़ी हेडिंग बनाएंगे। पहली हेडिंग है इंसॉल्वेंसी, उसमें पहला बनाएंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे। कुलदीप, बुला दे। ग्रुप 2 वाली तुलसी है ना मेरी, वो लिख रहे। हाँ जी, क्या लिख रहे हैं अब हम? गार्नर वर्सेस मुर्रे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार बना के ऐसे, व्हेन टू अप्लाई गार्नर वर्सेस मुर्रे। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि गार्नर वर्सेस मुर्रे क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कब। समझ में आ रही है? When to apply Garner versus Murray लिखेंगे the decision of Garner versus Murray is applied when the following conditions are satisfied. The decision of Garner versus Murray is applied when the following conditions are satisfied. समझ में आ रही है? जब निम्नलिखित conditions जो हैं वो क्या होंगी? satisfy हो जाएंगी। नंबर 1, भाई गार्नर वर्सेस मुर्रे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होगा तो गार्नर वर्सेस मुर्रे लगाने की जरूरत है नहीं ना। अच्छा, एक बात सुनना जरा ध्यान से। हाँ जी, आपका नाम क्या है दोस्त? साहिल। अच्छा, एक बात बताओ, साहिल को मैंने पैसे देने हैं, सुनो जरा ध्यान से, किसने किसको पैसे देने हैं? मैंने साहिल को पैसे देने हैं, और साहिल इंसॉल्वेंट हो गया, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ, मुझे कोई दिक्कत होगी? अरे मैंने तो तब भी देने थे, अब भी देने है नहीं, मैंने तो तब भी देने थे, अब भी देने, मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन साहिल अगर इंसॉल्वेंट होता है और उसने मेरे पैसे देने थे, अब मुझे कोई फर्क पड़ेगा? है ना। तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम है? क्रेडिट बैलेंस समझते हो ना कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है? फर्म से पैसे लेगा वो। तो यहां पे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? बड़े ध्यान से देखिए, एटलीस्ट वन पार्टनर is insolvent having डेबिट बैलेंस। समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, मैंने क्या कह दिया अब यहां पे समझो। क्या अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हैं तो गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि मैंने तो बोला एटलीस्ट वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे के लागू होने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक कम से कम पार्टनर इंसॉल्वेंट तो हो और उसका बैलेंस कौन सा हो? डेबिट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन, एटलीस्ट। हाँ जी, इस एटलीस्ट से पहले मैं आपको क्या समझाया अभी? फास्ट क्विक स्लो वाले एग्जाम्पल में आपको क्या समझाया? ग्रीन कलर की, वो कहां गई? चलो ठीक है, छोड़ दो। हाँ, तो क्या बता रहा हूं मैं कि मैंने आपको जहां पे ये फास्ट क्विक और स्लो वाली बात बताई, तो फास्ट क्विक और स्लो में मैंने आपको समझाया कि दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि कौन कितनी रेशो में लेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं स्लो बैंकरप्ट है और क्विक भी बैंकरप्ट है, मान लो इसका बैलेंस भी डेबिट है, तो लॉस किसको बेयर करना है? तो लॉस किसको बेयर करना है? फास्ट को। किस रेशो में?
अब इकलौता वही है बेयर करने वाला, समझ में आ रही है? तो यहां गार्नर वर्सेस मुर्रे की कोई इंपॉर्टेंस आई? यानी गार्नर वर्सेस मुर्रे तो ये बताता है जब एक से ज्यादा लोग हो तो उनमें आपस में लॉस कैसे बटेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब क्या हो, एक से ज्यादा लोग हो तो उनमें आपस में लॉस कैसे बटेगा। क्लियर है? तो इसीलिए गार्नर वर्सेस मुर्रे को एप्लीकेबल करने के लिए हमें कम से कम 2 पार्टनर्स ऐसे चाहिए जो सॉल्वेंट हो और उनका क्रेडिट बैलेंस हो। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आर solvent with credit balance in their capital account। समझ में आ रही है? कम से कम 2 पार्टनर्स क्या हो, सॉल्वेंट हो, पैसा ला सकते हो। और सॉल्वेंट भी कौन से वाले? डेबिट बैलेंस वाले नहीं चाहिए, डेबिट वाले बैलेंस नहीं चाहिए, हमें कौन से चाहिए? क्रेडिट वाले। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? लक्ष्य। अच्छा, एक बात सुनो जरा ध्यान से। मान लो लक्ष्य, मैं और खुशी पार्टनर्स हैं, ठीक है? तो भैया पार्टनरशिप डीड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हैं? अच्छा, पार्टनरशिप डीड जब भी हमने बनाई, खुशी ने वहां पे पॉइंट लिखवा दिया कि व्हेनेवर एनी पार्टनर विल बी इंसॉल्वेंट, अदर पार्टनर्स विल बेयर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इक्वली। क्या लिखवा दिया? इक्वली। अब जब पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया तो गार्नर वर्सेस मुर्रे की तरफ देखने की जरूरत क्या है? पहले ये बताओ। गार्नर वर्सेस मुर्रे कब देखेंगे? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। समझ में आ रही है? पार्टनरशिप डीड में ही आपने लिख दिया, प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। आप कुछ भी लिख दो। खुशी ने लिखवा दिया पीएसआर में बांटेंगे, ठीक है। खुशी ने लिखवा दिया सारा राजपाल सर ले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? वो तो डीड में आ गया ना। गार्नर वर्सेस मुर्रे कब लगेगा? जब डीड साइलेंट होगी। समझ में आ रही है कि नहीं? या डीड होगी नहीं या डीड साइलेंट होगी, ठीक है। तो जो थर्ड सिनेरियो है वो क्या लिखना है? थर्ड, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड कॉमा और deed is silent regarding insolvency of partners। ठीक है, समझ में आ रहा है? डीड साइलेंट है भाई, डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम लगा सकते हैं। तो यहां अभी हमने क्या पढ़ा? टॉपिक का नाम क्या था? When to apply गार्नर वर्सेस मुर्रे। समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से सब लोग। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूं, आप मुझे बताओ गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ जी, 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट, इसका, बस कर भाई बस कर। हाँ, और इसका क्रेडिट बैलेंस है, सी इंसॉल्वेंट है। गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। दिक्कत क्या है? सबने ही तो पैसे देने हैं फर्म को, फर्म से लेके जाने हैं, सॉरी। अच्छा, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहां पर कहूं कि ये डेबिट बैलेंस वाले भाई साहब हैं, अब बताओ क्या गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं? सोच के बताओ। लग जाएगा ना? क्यों? गार्नर वर्सेस मुर्रे कहता है कम से कम एक इंसॉल्वेंट हो डेबिट बैलेंस के साथ, और कम से कम 2 सॉल्वेंट हो क्रेडिट बैलेंस के साथ। ये तो 3 है। अच्छा, मैं यहां कहूं ये भी डेबिट बैलेंस है, अब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं? अभी भी लगेगा, क्योंकि कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, तो वो लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैं कहूं ये इंसॉल्वेंट है, ये भी, अब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं? अभी भी लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा ये है कि मैं कहता हूं कि चलो ये भाई साहब भी इंसॉल्वेंट हो गए, अब गार्नर वर्सेस मुर्रे लग सकता है क्या? ना, अब ना लगे, क्योंकि अब सारा लॉस तो
इसके मत्थे मरेंगे। समझ में आ रहा गार्नर वर्सेस मुर्रे कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अभी हाँ जी प्लीज। बी का क्रेडिट बैलेंस है तो उससे एडजस्ट हो सकता है। किससे? बी के क्रेडिट बैलेंस मतलब मैं इंस्टॉलमेंट के साथ इसको डेबिट ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब तो नहीं लग सकता ना वहाँ, बस ठीक है, क्लियर है सबको गाइस। अच्छा अभी तो हमने क्या पढ़ा, गार्नर वर्सेस मुर्रे क्या कहता है कब लगेगा। अब हम ये करना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे बार बार बोली जा रहे लगेगा लगेगा लगेगा, अरे क्या लगेगा, होगा क्या। गार्नर वर्सेस मुर्रे का डिसीजन क्या है, 2 पॉइंट्स है, सिर्फ कितने पॉइंट्स है, 2, दैट्स इट। गार्नर वर्सेस मुर्रे के डिसीजन के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो लगाए। तो अभी हमने क्या करा था, व्हेन टू अप्लाई गार्नर वर्सेस मुर्रे, अब हम क्या करेंगे, हाउ टू अप्लाई गार्नर वर्सेस मुर्रे, ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं नेक्स्ट, चलिए। हाउ टू अप्लाई गार्नर वर्सेस मुर्रे, ठीक है। अच्छा हाउ टू अप्लाई गार्नर वर्सेस मुर्रे में क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट बनाएंगे, द सॉल्वेंट पार्टनर्स will bring in cash equivalent to their share of realization loss, ब्रैकेट में लिखना है इफ एनी, देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखना है, इफ एनी। हाँ जी क्या मतलब है इसका, सबसे पहले तो इसका मतलब सोचते हैं। आपका नाम क्या था बेटा? हाँ नीतीश, नीतीश कुमार, बिहार से तो नहीं हो? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मास्क लगा के बैठे हैं पता लगा यहाँ चेकिंग हो रही है हमारी। हाँ जी नीतीश जी बताइए क्या मतलब समझ रहे हैं इसका आप? इसका जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो जितना लॉस हो गया मतलब इंसॉल्वेंसी की वजह से उतना कैश ले आएंगे। उतना कैश ले आएंगे। अच्छा रियलाइजेशन लॉस इफ एनी का मतलब है अगर हो तो। एक बात बताओ ना, कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा या रियलाइजेशन का लॉस हो जाएगा। अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया तो ये पॉइंट मूट है, मूट समझते हो ना, रिडंडेंट हो गया, किसी काम का ही नहीं, समझ में आ रही। अगर रियलाइजेशन क्या हो गया, प्रॉफिट, लेकिन अगर रियलाइजेशन क्या हुआ, लॉस, तो फिर क्या। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, समझाता हूं, आपने ये लिखना नहीं है जो एग्जांपल हम करने वाले, ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो ये आपका एक कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा इस कैपिटल अकाउंट में लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं, फास्ट क्विक स्लो वाला ही कर लेते हैं, फास्ट क्विक स्लो, ये बात समझ में आई। अच्छा हम कहते हैं कि स्लो भाई साहब हमारे क्या हैं, इनसॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा यहां पे आया टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। मान लो यहां पे आया 300, 200 और 100, फास्ट क्विक और स्लो, ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी कौन भाई साहब इंसॉल्वेंट है, स्लो, इनकी बात अब नहीं कर रहे। ये जो फास्ट और क्विक हैं इनको जितना जितना लॉस हुआ है वो उतना उतना ही क्या ले आएंगे, कैश, बाय कैश 300 और 200, ये आपने करना है। सर ये क्यों किया, इसका जो कारण है ये नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं, सेकंड पॉइंट लिख के, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख के बताता हूं, चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, चलिए। और अगर उससे पहले ये ना हो, यहां पे हो जाए बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 300, 200 और 100, फिर क्या करना, फिर कुछ भी नहीं करना। दिक्कत तो तब थी जब क्या होता, लॉस होता। ये बात समझ में आ रही है, दिक्कत तो तब थी। ये स्टेप बहुत जरूरी है, करना है,
बाय द वे जब आप धीरे धीरे पूरा चैप्टर समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेप यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। वो कैश लेके आएंगे फिर एंड में ले जाएंगे बचा हुआ, क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ नाटक के लिए किया हुआ है। एक बात बताओ, जो सॉल्वेंट पार्टनर है कुछ ना कुछ तो पैसा लेके जाएगा एंड में, तो पहले पैसा लेके आ रहा है फिर लेके जा रहा है, पहले लेके क्यों आ रहा भाई? बात ये है, ये सिर्फ रेशो को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, ये एक फिक्टिशियस एंट्री है, रियल लाइफ में कोई कैश का आदान प्रदान नहीं हो रहा होता। समझ में आ रही है? सिर्फ रेशो को मेंटेन करने के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, चलो अभी सेकंड पॉइंट लिखते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट था क्या था? द सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू द शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इफ एनी। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। द लॉस ड्यू टू insolvency of a partner will be borne by other partners who are solvent and have credit balance in the ratio of their last agreed capitals। सबसे पहले इसके अंदर ये भी समझना है पार्टनर्स क्या होने चाहिए, सॉल्वेंट होने चाहिए और उनके पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? क्रेडिट बैलेंस वाला पॉइंट ध्यान रखना है बेटा आपको प्लीज। सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को कि रेशो कौन सी रेशो में बेयर करेंगे, लास्ट अग्रीड कैपिटल। सर लास्ट अग्रीड कैपिटल्स का क्या मतलब होता है? लिखते हैं, चलो नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाओ। लास्ट एग्रीड कैपिटल्स। केस 1, in case of fixed capitals, पता है ना दो तरह के होते हैं, कौन से? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड में बहुत जिंदगी आसान है। लास्ट अग्रीड कैपिटल मींस फिक्स्ड कैपिटल, उनकी रेशो। समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे रेशियो ऑफ लास्ट अग्रीड कैपिटल मींस रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ लास्ट अग्रीड कैपिटल मींस फिक्स कैपिटल। अब मुद्दा आएगा केस 2 में, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के केस में पहले लिखवाने से पहले सुनो जरा ध्यान से, लिखवाने से पहले मैं आपको ना जरा सिंपल भाषा में बता देता हूं क्या करना है, ठीक है? सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आती हैं, लेकिन रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस डालने से पहले। कुछ समझ में आया? कौन सी कैपिटल्स? जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन किससे पहले? रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, यानी रियलाइजेशन होने से एक दिन पहले क्या था वो बात, ठीक है? लिखवाने के टाइम तो ऑब्वियसली थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिखवाऊंगा, समझाने के लिए समझा रहा हूं कि सारी एडजस्टमेंट्स करनी है सिवाय किसके? रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस के। तो वो जो कैपिटल निकल के आएगी उस कैपिटल की रेशो में आपने बांटना, दैट्स इट।
ठीक है, तो इसको लिखते हैं, चलिए। रेशो ऑफ कैपिटल्स determined after adjusting all the reserves and accumulated profits to the date of dissolution, all drawings to the date of dissolution but before adjusting profit or loss on realization account। समझ में आ रही? अब मेरी बात ना सुनना जरा ध्यान से। मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूं ना, मैं सब कुछ समरी करके पढ़ाता हूं। मैं ये सब कुछ पढ़ चुका हूं, काफी बार पढ़ा चुका हूं, कुछ ज्यादा ही बार, ठीक है ना। तो मुझे ये सब चीजें याद हैं। मैं आपको समरी शॉर्ट में लिखवाता हूं। आप जाके घर पे किताब खोलते हो, आपके पास है आधी जानकारी जो कि है खतरनाक, ठीक है। और आपके पास एक और सुपर पावर है बेटा, शक्तियां होती है ना, जैसे आपके पास एक और सुपर शक्ति है, और उस सुपर शक्ति का नाम है डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन। समझ रहे हो? सबसे बड़ा कीड़ा ये है, सबसे बड़ा है कि नहीं? मानते हो पेपर्स में इसने कितना परेशान किया? काफी किया ना बेटा। इसमें ना एक फीचर आता है एयरप्लेन मोड। इसे एयरप्लेन मोड में डालो और समझो ये एयरप्लेन है, अब इसे उड़ा दो। समझ में आ रही है? हाँ, तो ये वाला मेथड लगाना है। जब भी पढ़ो ना तो क्या करो, मैं पता है क्या करता हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ अपना, जब मेरे को कुछ काम करना होता है लैपटॉप पे, मेरे को रिटर्न भरनी है, कुछ करना है, जो भी काम करना है, मैंने ना इसका एक वायरलेस चार्जर ले लिया। अब ऑब्वियसली मैं अमीर हूँ, तुम नहीं हो, छोड़ो। वायरलेस चार्जर तुम क्या लोगे? है 350 का? अच्छा, याद है मेरी तनख्वाह। हाँ, आप क्या कह रहे हैं सर? बेटा मैं गरीब हूँ, कई बार कभी बार शो ऑफ करने का मौका मिलता है। अच्छा सुनो, तो मैं क्या करता हूँ, वायरलेस चार्जर ना मैंने दूसरे कमरे में रख दिया है, तो वहां रखे आ जाता हूँ कि बस अब मेरा काम हो रहा है। और मैंने देखा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी काफी आता है। और आप लोग भी कुछ ऐसा ही ट्राई करें, और इनकी कई प्रूवन टेक्निक्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, कैसे आप अपना काम, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं पढ़ने के टाइम पे। वेरी सीरियसली टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। आप क्या करते हो, आप घर जाके रजिस्टर पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, एक लाइन पढ़ते हो, वहीं फिक्सेट हो जाते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, सोचें जरा, मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल कि आप फिक्सेट कैसे होगे। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा आपस में। सेकंड पॉइंट में पढ़ना जरा, द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विल बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स हु आर सॉल्वेंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने दो कंडीशन बताई, कौन सी कि एक तो क्या होने चाहिए, दूसरे पार्टनर्स सॉल्वेंट होने चाहिए, और उनके पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। अब होगा क्या, आप घर जाओगे, ये किताब निकालोगे, कौन सी वाली, ये आपकी मॉड्यूल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप निकालेंगे कुछ दिन में, लेकिन हाँ उम्मीद करता हूं, ठीक है। अच्छा, आप उसमें कहेंगे चलो सर ने कुछ पढ़ाया है, हम भी कुछ रीड करते हैं। उम्मीद करता हूं, हो सकता है मेरी खुश फहमी हो, गलत फहमी हो, खुश फहमी हो, जो भी आप कहना चाहो। मैं कहता हूं चलो बच्चा मेरा रीड करेगा, तो बच्चा यहाँ रीड करने के लिए ना ढूंढता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, क्या लिखा, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। चलो जी, मैंने कहा ठीक है। फिर यहां पे आ गया लॉस अराइजिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, यही तो कर रहे हैं। फिर यहां पे लिखा देखो, व्हेन, यहां पे चलो मेरे साथ पढ़ो, व्हेन अ पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेट्स ड्यू टू द फर्म ही इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट एंड शेयर
of loss is to be borne by other solvent partners in accordance with the decision in the English case of Garner versus Murray. बात समझ में आ रही है? अब यहां आपने पढ़ा सर यहां तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स लिखा है, सुन रहे हो? नोट्स में क्या लिखा है? सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? सॉल्वेंट पार्टनर। तुम्हारे मन में रोष भाव प्रकट हो गया, सर ने हमें गलत पढ़ाया। समझ में आ रही है? तुम यही पढ़ोगे, तुम आके अगली क्लास में मुझसे डाउट पूछोगे, सर आपने तो कहा था सॉल्वेंट पार्टनर्स, और वो भी जिनका कौन सा बैलेंस हो? क्रेडिट बैलेंस। सर यहां तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स लिखा है, क्रेडिट बैलेंस की बात कहीं लिखी ही नहीं है, आगे भी आप पढ़ोगे यहां पे, ठीक है ना? तो यहां पे पढ़ोगे कि ठीक है पार्टनर्स जो भी हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन आप फिर ना ध्यान में सुनिएगा, आप ये लाइन बाद में पता नहीं पढ़ो या ना पढ़ो, ये जो लाइन लिखी हुई है देखो क्या लिखा है? इफ सम पार्टनर इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस in his capital account and is not insolvent, then he cannot be called upon to bear loss on account of the insolvency of partner. ये कुछ समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अलग से एक लाइन लिख दी, क्या लाइन लिख दी है? ये अलग से कह रहे हैं कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन उसका डेबिट बैलेंस है तो आप उसे कॉल अपॉन नहीं कर सकते लॉस बियर करने के लिए। अब बताओ मैंने जो लिखवाया वो क्या लिखवाया कि लॉस कौन बियर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर जिसका कौन सा बैलेंस हो? क्रेडिट बैलेंस। मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई, इन्होंने यही वो 3-4 लाइनों में लिखा है। समझ में आ रही है? यहां कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये ऑलरेडी समराइज्ड है, ठीक है? तो आप ऐसे पढ़ोगे तो अगर आप वो पॉइंट पढ़ लोगे, ये पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सुनिए, अभी हमने गार्नर वर्सेस मुर्रे में 2 हिस्से करें। गार्नर वर्सेस मुर्रे का पहला हिस्सा क्या था भाई? कब लगाएं। दूसरा क्या है? कैसे लगाएं। कब लगाएं और कैसे लगाएं, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे लगाएं में 2 चीजें सिर्फ, बड़ी आसान सी। क्या 2 चीजें? पहला, अगर कोई रियलाइजेशन लॉस होता है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स? सॉल्वेंट पार्टनर्स अपना जो रियलाइजेशन लॉस है वो कैसे लेके आएंगे? कैश। समझ में आ रही है? अब थोड़ी सी डिस्कशन करूं बेटा, जब मैं डिस्कशन करता हूं ना तो ध्यान देना होता है, जवाब देना होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं। यहां देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा भी कि नहीं, ठीक है? हाँ, गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा भी कि नहीं ये देखना है हमने। मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ए भाई साहब का क्रेडिट बैलेंस है, बी भाई साहब का क्रेडिट बैलेंस है, सी भाई साहब का डेबिट बैलेंस है, डी भाई साहब का डेबिट बैलेंस है, डी इंसॉल्वेंट है। हाँ जी, गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कौन नहीं कह रहा है यहां से? हाँ जी, क्यों नहीं लगेगा? तो कम से कम 2 पार्टनर सॉल्वेंट होने चाहिए और बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए। 2 पार्टनर सॉल्वेंट है, बैलेंस क्रेडिट में, यही है ना नीतीश? ठीक है, मैंने क्या बोला था? कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए सॉल्वेंट, ठीक है? अच्छा, अब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सवाल लगना चाहिए। लक्ष्य, गार्नर वर्सेस मुर्रे डिसीजन का पहला एक्शन क्या लेना? रियलाइजेशन लॉस क्या करना है? कैश में लेके आना। किसको लेके आना? पढ़ ले, नोट्स में लिखा है ना, पढ़ ले। सिमरन सेकंड वाला पढ़ के रख। हाँ, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। हाँ जी, आप भी पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट। सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे। अच्छा, सॉल्वेंट कौन कौन है? ए भी सॉल्वेंट है, बी भी सॉल्वेंट है, सी भी सॉल्वेंट है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या लेके आएंगे? कैश लेके आएंगे। समझ में आ रही है? लेकिन सेकंड पॉइंट में सिमरन क्या लिखा है? लॉस कौन बेयर करेगा? हाँ हाँ, ए और बी जो सॉल्वेंट है और जिनका, तो एक बात सुनो जरा, अब क्या होता है कई बुक्स में जो ऑथर्स होते हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं कि देखो एक बात बताओ, ये जो सी है इससे हमने कैश क्यों मंगवाना है? वो जो लॉस वाला कैश है वो क्यों मंगवाना है? इसने कुछ करना है? इसने कोई रेशो देनी है? नहीं ना।
तो क्यों मंगवाना, कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन कई बुक्स में ऑथर कहता है कि लॉ में लिखा है कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे तो लाएंगे, फर्क कहीं कुछ नहीं पड़ रहा। ले आएगा कैश तो ले जाएगा बाद में वापस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कैश सबका मंगा लिया करेंगे, ठीक है। कौन से वाले का, सॉल्वेंट वाले का। लेकिन जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, जिसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। यहां पे गार्नर वर्सेस मुर्रे खत्म हो गया बेटा। इससे आसानी से और इससे जल्दी गार्नर वर्सेस मुर्रे को भी कोई समझा नहीं सकता। बहुत सिंपल है, दो पार्ट्स में हमने खत्म किया। कौन सा, व्हेन टू अप्लाई और हाउ टू अप्लाई। करें क्वेश्चन करें। अब सब लोग बेटा साथ साथ में करेंगे, ओके। सबने हाथ चलाने, कोई खाली नहीं बैठेगा। आपकी ही बुक का एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। नहीं 1 तो मेरे ख्याल से गार्नर वर्सेस मुर्रे है भी नहीं, 1 तो सिंपल है, ये तो अपने आप कर लेना। 2 भी मेरे ख्याल से नहीं है, गार्नर वर्सेस मुर्रे 2 में भी नहीं है कि है। चलो 2 करते हैं। P, Q एंड R वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अलाउड। कोई सैलरी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। देयर बैलेंस शीट ऑन 30 जून 2001 इज एज फॉलोज। 30 जून 2001 की बैलेंस शीट है। फिक्स्ड एसेट्स में देखो गुडविल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है। करंट एसेट्स में स्टॉक है, ट्रेड डेटर्स हैं, उसमें प्रोविजन भी है, कैश एट बैंक है। मिसलेनियस लॉसेस में आर का करंट अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। भगवान का दिया बेटा सब कुछ है। फिर फिक्स्ड कैपिटल देखो, ओहो फिक्स्ड कैपिटल्स, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो इसका क्या मतलब है, जो लॉस होएगा वो किस रेशियो में बांटेंगे, फिक्स्ड कैपिटल की रेशियो में। जिंदगी आसान है। हाँ जी, पी क्यू और आर है और इनके करंट अकाउंट्स हैं, पी का क्यू का। आर का तो ये रहा ना, डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ। अच्छा फिर बाद में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स। फिर ऑन 1 जुलाई 2001 द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड, मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ 500 but no cash passed specifically in respect of this transaction. Sale of other assets realized the following amounts. Goodwill से कुछ ना मिला, freehold property 7000, plant and equipment 5000, stock 3000 और trade debtors 1600. Trade creditors were paid 11700 in full settlement of their debts. हाँ जी 11700 full settlement में दे दिया। फिर the cost of dissolution amounted to rupees 1500. The loan from P was repaid. P and Q were both fully solvent and able to bring in any cash required, but R was forced into bankruptcy. R bankrupt है, दो पार्टनर्स क्या है, सॉल्वेंट है। क्या लगेगा, गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा। होपिंग इनका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो, अभी हमने देखा नहीं है, फिर भी ओवरली। was only able to bring 1/3 of the amount due. You are required to show cash and bank account, realization account और पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंस। अगर ये हमें ना भी बोलते कि करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करो, हम फिर भी कर देते, एक ही अकाउंट बनाते ना हम। करें भाई, शुरू करें। धीरज कैसा है, अच्छा कोई बात नहीं, ये क्लियर है अब सबको। तो अभी तक घड़ी नहीं लेके आया मेरे लिए, लेकिन घड़ी नहीं लेके आया मेरे लिए, देख कलाई सूनी है मेरी, एक तो दिलवा दे। आऊं फिर आज मैं शाम को दुकान पे आऊं, बैटरी खत्म है उसमें, पहन के करनी भी क्या, कई बार बेइज्जती हो जाती है। मैं पहन के घूमता रहता हूं, लोग पूछते हैं टाइम क्या हुआ, बैटरी ऑलरेडी खत्म होती है, चार्जिंग लगाना भूल जाता हूं, फिर लोगों को लगता है नकली पहन के घूम रहा है। इसलिए मैं फिर अब जब बैटरी नहीं होती ना, मैं तब पहनता नहीं हूं। चलो हाँ जी, क्या क्या बनाना है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। कौन सी इलस्ट्रेशन है ये, एक क्या बनेगा,
कितने पार्टनर्स हैं? 3 है ना? क्या नाम है? ABC कि PQR? PQR। चलो ज़रा बैलेंस शीट खाली करें एक बारी। गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 सन्ड्री एसेट्स, गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या था? मोटर व्हीकल। 40,000, 8,000, 12,800, 700। 40,000, 8,000, 12,800, मोटर व्हीकल 700 का। पता नहीं कौन सा मोटर व्हीकल है 700 रुपये में आ गया। साइकिल होगी। रेडियो? अच्छा रेडी। छोड़ो। स्टॉक है, डेटर्स हैं। स्टॉक कितने का है? 3,900। डेटर्स हैं 2,000। तो बेटा टिकटॉक बंद होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? रील्स नहीं बना रही है? हाँ, तो टिकटॉक फिर ऐसे सदमा लग गया टिकटॉक का। मतलब इतनी वफादारी टिकटॉक से कि टिकटॉक नहीं बन आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगी। ओहो, देश भगत शक्ल देखिए हम देश। टिकटॉक पे बड़े तो देशभक्ति के वो बना रही थी टिकटॉक, ऐसे फालतू के इधर उधर के हरियाणवी गाने। चलो अच्छा, अब लाइबिलिटीज। हरियाणवियों में इमोशन होता है बेटा, हरियाणवियों में ही इमोशन नहीं होता, हरियाणवी गाने में क्या इमोशन होगा? मुझे ये समझा। मैं बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, सीधे ऐसे बात करते हैं, मतलब प्यार दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, दया दिखा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, फिर टोन तो ऐसी होती है। और मेरे फ्रेंड के एक लैंडलॉर्ड हैं, वो भी बिल्कुल, आंटी बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल हरियाणवी। वो तो मतलब अगर मैं कहूँ कितने जा रहे हैं, मैं उनकी वो एक्टिंग भी नहीं कर पाता। आई डोंट हैव दैट फ्लुएंट एक्सेंट और समथिंग। मैंने कहा आंटी घर जा रहा हूँ, इधर से निकला हूँ, अपने घर जा रहा हूँ दोस्त से मिलके, तो गाजर का हलवा खा के जा। मैं कहा यार ठीक है खा लेता हूँ, इसमें मारने वाली क्या बात है, बढ़ाया खा के जा। मैंने मेरे को पता थोड़ी था, नोटिस बोर्ड पे थोड़ी तो लगा रखा है, मैं भाग के पैसे लेके थोड़ी जा रहा हूँ। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ खिला के ही भेजा, लेकिन वो ऐसे खिला के भेजा जैसे मुझे डर लग रहा है कि अभी डांग भी पड़ेगी, एक डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। हाँ जी, तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाएगा 12,400 और प्रोविजन कितने की है? 100। तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 12,400, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100। ये ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन ही चल रहा है। और क्या कह रहे हैं आप? कैपिटल अकाउंट में आप 20, 10 उतारते हैं और 9,000 और 500 उतारते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000, 10,000 बाय करंट अकाउंट 9,000 और 500 टू करंट अकाउंट। कितना बैलेंस था उसका डेबिट में? आर्स करंट अकाउंट देखो कितना है, 400। P&L 12,000 है, आर का 400 है,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12,000 है और रेशो 3:2:1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6,000, 3,000 और 2,000। ये क्लियर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना, तो 12,000 है और रेशो 3:2:1 है, तो वो यहां पे आ गई। हाँ जी, देखो बैलेंस शीट में कुछ बचा, लोन फ्रॉम पी है, वो कैश अकाउंट में डाल देंगे सीधा। ठीक है, कैश कितना है मेरे पास? 200 रुपये, और लोन फ्रॉम पी है 8,000। तो यहां पे एक कैश अकाउंट बना दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 रुपये बाय लोन फ्रॉम पी 8,000। अब ये मत कहना सर 8,000 है नहीं, आपने दे दिए। एम ही एंट्री लिख रहा हूं, ऑब्वियसली डेबिट में पैसे तो आने ही है ना, तो यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो एसेट्स बिकेंगे उनके पैसे आने हैं। जैसे इसमें पता है हमें जो गुडविल है वो फ्री में गई है ना, पैसे नहीं आए ना गुडविल के। देखो जरा रियलाइजेशंस देखते हैं। मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ 500। मोटर व्हीकल क्यू भैया ले गए हैं 500 रुपए में, तो यहां पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन मोटर व्हीकल, इधर 500, और इधर क्या आ जाएगा? बाय क्यूज कैपिटल 500। फिर आगे बात करते हैं, गुडविल 0 पे गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000। गुडविल नील, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000। फिर क्या है? और स्टॉक और ट्रेड डेटर, स्टॉक 3 और ट्रेड डेटर 1,600। $16,600। फिर बाय क्रेडिटर्स कह रहे 11,700 रुपये दिए फुल सेटलमेंट में। देखो 11,700 है ना, और एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,500। बाय रियलाइजेशन, एक्चुअली आना यहां पे भी बाय रियलाइजेशन ही चाहिए। ब्रैकेट में यहां क्रेडिटर्स लिख देता हूं और यहां ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कितने? 1,500 है ना, 16,600, 11,700 और 1,500 बाय कैश 16,600 टू कैश, इसमें क्रेडिटर्स 11,700 और एक्सपेंसेस 1,500, तो 13,200 आ जाएगा ना, तो 13,200 यहां पे आ गया। ठीक है जी, अब देखें और कुछ तो नहीं बचा, देख लो। वो जो आर भैया हैं बैंक्रप्सी में, वो कितना ला रहे हैं अपना शेयर? 1/3। तो पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस? तगड़ा लॉस आ रहा है मेरे ख्याल से। 67,400 प्लस 13,200, ये आ गया 80,600। $51,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर, 51,000 का लॉस बांटना। 25,500
17,000 और 8,500, ठीक है ना। 25,500, 17,000, 8,500। तो यहां डाल देंगे टू रियलाइजेशन लॉस 25,500, 17,000, 8,500। फिर यहां पे लिखेंगे बाय कैश। हाँ जी, कैश, बाय कैश। क्या करूं अब सोचो, रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ? लॉस हुआ है। तो रियलाइजेशन लॉस होने पे क्या करना है अब हमें? कौन लाएंगे? सॉल्वेंट पार्टनर्स क्या करेंगे? सिमिलर अमाउंट का कैश लेके आएंगे। तो यहाँ पे बाय कैश क्या करूंगा? 25,500 और 17,000, ठीक है ना। एक तो ये कर दिया। अब ये देखते हैं कि जो आर है उसका पैसा बनता कितना है। आर का पैसा बनता कितना है देना? 400 प्लस 2,000 प्लस 8,500, ये हो गया 10,900। और यहां पे कितना है? 10,000। तो यानी उसका कितना बनता है? 900 रुपये देना बनता है। और वो अपनी 1/3 लेके पा रहा है ना। तो बाय कैश कितना लेके आ रहा है? 300। कितना नहीं लेके आ पा रहा? 600। अब आपस में कौन बेयर करेंगे? पी और क्यू। किस रेशो में? अपनी कैपिटल रेशो में, लास्ट अग्रीड कैपिटल। और सिंस फिक्स्ड है तो फिक्स्ड रेशो में, फिक्स्ड रेशो क्या है? 20-20, 1:1। तो इक्वली अब यहां पे क्या लिखना है? बाय पी 300 बाय क्यू 300। यहां आ जाएगा 2 आर्स कैपिटल 300 और 300, सिंपल। बाकी ये कैश में अपना ले जाएंगे। अभी ये भाई साहब जो हैं, क्यू में 4,000 आएगा, 6-3, अच्छा सॉरी, हाँ 4,000 आएगा क्यू में, ठीक है। थैंक यू सिमरन जी। ये यहाँ पे ना देखो जरा, वॉज एबल टू ब्रिंग 1/3 ऑफ द अमाउंट ड्यू। 900 रुपये ड्यू थे ना, तो उसका 1/3 300 रुपये। हाँ, तो ये कितना हो गया अभी हमारा इस साइड का? 25,500, 20,000 प्लस 9,000 प्लस 25,500, 54,500 माइनस 6,000 माइनस 25,500 माइनस 300। तो 2 कैश क्या? पी में, अच्छा उल्टा है क्या? ये 46,000 आ जाएगा फिर। चलो जल्दी करो। ये आ जाएगा यहाँ पे भी 46,000 माइनस 4,000 माइनस 500 माइनस 17,000 माइनस 300, 24,200। ठीक है, तो अगर हम कैश में एंट्री करें पहले तो 2 कैश, सॉरी 2 पीज कैपिटल 25,500, 2 क्यूज कैपिटल 17,000
टू आर्ज कैपिटल 300 बाय पीज कैपिटल 14,200 बाय क्यूज कैपिटल कितना था यहाँ पे 24,200। अब बस ये मैच करना चाहिए 600 और 16,600 प्लस 25,500 प्लस 17,000 प्लस 300 ये हो गया 60,000। ओपनिंग बैलेंस 200 था मेरे ख्याल से, 200 था, ये गलत लिखा हुआ मैंने, पता नहीं कहाँ से लिख दिया। तो 60,000 नहीं आएगा, उसमें से 400 कम 59,600 आएगा। आठ हजार 11,700 1500 14,200 24,200 आ गया जी 59,600। अब एक बात बताओ, गार्नर वर्सेस मुर्रे कुछ मुश्किल है इसके अंदर, लेकिन पता होना जरूरी है ना। अगर गार्नर वर्सेस मुर्रे पता ही ना होता तो ना आप कैश वाली एंट्री करते, ना आप वो 600 को 300 में बांटते। 3:2 में बांटा, कैपिटल रेशो में बांटा, पहले ये बताओ। पीएसआर में बांटा, कैपिटल रेशो में। अच्छा, कैपिटल रेशो में जिंदगी आसान क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे कौन सी कैपिटल थी? फिक्स कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल ना होती तो कौन सी कैपिटल में करते, मुझे ये बताओ सोच के। ये कैपिटल अकाउंट है तुम्हारे सामने, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कैपिटल कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग है। तो ये जो बाय करंट है ना, इसको भी बैलेंस ही मान के चलो, ठीक है ना। मान के चलो ये 20,500 है, मान के चलो ये 29,000 है, मान के चलो ये 10 में से 400 कम है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी रेशो लेते हैं, रेशो निकाल के बताओ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक वेरिएशन कर दी मैंने वेरिएशन कर दी कि भैया ये फिक्स कैपिटल ना होके कौन सी कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में आप ये जो 900 रुपए का लॉस है, ये किस रेशो में बांटते? 600 रुपए का लॉस, 900 में तो 1/3 तो वो ले आया, 1/3 तो वो ले आया ना 600। तो अब मुद्दा यह है कि अभी आपको किस रेशो में बांटना है। कोई रेशो बता पाएगा? मोहित 245। आप देखो ना कैपिटल कितनी है, ये है ना 20,000, 9,000 कितना हो गया? -4,000, दैट्स इट। ये 500 क्यों माइनस कर रहा है? मोटर व्हीकल ले लिया ना, मैं कह रहा हूँ एक दिन पहले वाला देखना होता है ना, सारी रियलाइजेशन से पहले की एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ऐसे तो वो क्या करेगा, रियलाइजेशन वाले दिन एसेट टेक ओवर कर लेगा ताकि उसको लॉस ही ना बेयर करना पड़े। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? 145:250। समझ में आ रही रेशो? सीधे सीधे 14,500 और 25,000। आपको इस तरह से वो जो 900 है उसको 900 में से 1/3 तो वो ले आया, ठीक है ना। मेरी बात समझो, इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चन में क्या कर देंगे? फ्लक्चुएटिंग कर देंगे, और क्या। और गार्नर वर्सेस मुर्रे बहुत आसान है, पेपर में अगर आ गया तो आपके लिए ब्लेसिंग ही है। गार्नर वर्सेस मुर्रे बेटा आप लगा लो, ये लोग हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद दे ही देते हैं, और छोटा क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देते हैं। नहीं तो गार्नर वर्सेस मुर्रे थ्योरी में भी आ सकता है। There is a high probability that Gardner versus Murray will be asked to you as a short note. Okay, write a short note on the decision of Gardner versus Murray. थ्योरी आती है ना, आती है, कम आती है लेकिन आती तो है। तो फिर उसकी भी तो तैयारी करनी है हमें, ठीक है। एक मिनट, अभी चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो जरा कैसे करना है। अब ये
अमल एंड बिमल, ये तो हो ही नहीं सकता। दो पार्टनर में गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा, बताओ? दो पार्टनर में गार्नर वर्सेस मुर्रे तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो कम से कम दो पार्टनर सॉल्वेंट चाहिए विद क्रेडिट बैलेंस, ताकि हम गार्नर वर्सेस मुर्रे लगा सकें। तो ये तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स वाला क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे, अभी ये आज नहीं करना हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ते हैं जरा। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। हाँ जी, कितने पार्टनर हैं? 4। 4:3:2:1। डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2001 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। एसेट्स हैं बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स हैं, फिर सी की कैपिटल है और डी की कैपिटल है, दो डेबिट बैलेंस हैं। अच्छा, फिर उधर कह रहे हैं क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कैपिटल अकाउंट ए और बी। फिर कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज 5,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3,200, बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 400। अभी रियलाइजेशन अकाउंट में जब एक एसेट एक लाइबिलिटी आपस में सेटल ऑफ हो जाते हैं तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं करते उसके लिए, याद है ना? एक लाइबिलिटी ने एसेट टेक ओवर कर लिया तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बाकी पेमेंट कर देंगे। फिर देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट एंड द सरेंडर्ड फॉर 4,500। हाँ जी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट क्या होती है? जब वो बुक्स में नहीं लिखी होती, पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाता है, जो पैसा आता है प्रॉफिट बन जाता है आपका एक तरह से। अब नेक्स्ट क्या है? द रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यूज, डेटर्स 10,800, स्टॉक 15,600, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, पेटेंट्स 60% ऑफ देयर बुक वैल्यूज, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,500। डी बिकेम insolvent and a dividend of 25 paisa in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. Prepare necessary ledger account. गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं? एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, डेबिट बैलेंस है, दो पार्टनर क्रेडिट बैलेंस वाले सॉल्वेंट है, एक डेबिट वाला भी है। अब यहां पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे फटाफट बेटा, चलो। थक गए? नहीं, डू यू रियली थिंक आई केयर? नहीं, अभी क्या, अभी शुरू करो, चलो 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 चलो। खुशी बेटा, खुशी से करना है बेटा। अगर आज ये क्वेश्चन तुमने कर लिया तो गार्नर वर्सेस मुर्रे खत्म हो गया, टॉपिक निपट गया। समझ में आ रही है? आगे के लिए क्यों छोड़ना है? 5-10 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगी, एक बात अचीवमेंट हो जाएगी। हमने पहली क्लास में गार्नर वर्सेस मुर्रे निपटा दिया। नेक्स्ट क्लास में पीस मील कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार। क्या क्या बनाओगे? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और एक कैश अकाउंट बनाओगे। फटाफट बनाओ, चलो। जल्दी।
हो जाएगा, मैं कराऊं? मैं करूं तो सही, लेकिन फिर स्क्रीन से क्वेश्चन हट जाएगा। नहीं तो मैं कर देता। सबसे अच्छा पेपर वैसे किसका क्या ग्रुप 1 में? कौन सा मतलब सब्जेक्ट का? लॉ है? कॉस्टिंग? अभी मेरा भी कोई बोल दो। नहीं क्या टैक्स? अच्छा ठीक क्या है? क्यों भाई? दीपा ने तो टॉप करना है। अच्छा इसने ऑप्ट कर दिया। ये तो बड़ा दुख दिया तूने मेरे को। ऑप्ट आउट क्यों किया? सर अकाउंट्स का अच्छा नहीं गया तो आपसे नहीं पढ़ा था। किसने किसने ऑप्ट आउट किया? नहीं मतलब हमारे बच्चों में से, पुराने वाले में से। मानसी ने भी ऑप्ट आउट किया, और एक तुषार ने भी किया है, ये तो पता है। आद्या ने? क्यों भाई, उसकी तो पढ़ाई ठीक चल रही होगी। धीरज दिया? धीरज ने दिए? शाबाश। लाइबिलिटी है, पे ऑफ करनी। दीदी, सिमरन दीदी कर रहे हो? क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लिख ही लिया होगा सबने। मैं भी करूं फिर? डेटर्स हैं, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, पेटेंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में पेटेंट्स कितने के हैं? पेटेंट्स 8 हैं, प्लांट एंड मशीनरी 20 है, स्टॉक 25,200। और डेटर्स 15,850। लाइबिलिटीज के नाम पे क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 15,700 और 6,300। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स हैं? 4 हैं। क्या नाम है? ABCD। क्रेडिट बैलेंस तो A और B का ही है ना? बताना जरा क्या है? 40 और C और D का 30, 200, 8, 1,
8415। देखें ज़रा, सब कुछ हो गया, कैश रह गया 535 रुपये का बैंक ना। हाँ जी, एसेट्स रियलाइज हुए हैं, कितने हुए हैं? डेटर्स 10,800, स्टॉक 15,600, मशीनरी 12,000, पेटेंट 60%। पेटेंट्स 8,000 के थे ना, तो 60% कितना हो गया? 4,800। तो क्रेडिटर्स ने ले लिए थे, कितने के ले लिए थे क्रेडिटर्स ने? तो 3 का आएगा ना, फिर 3 का 60% कितना आ गया? 1,800। 10,800 प्लस 15,600 प्लस 12,000 प्लस 1,800, 40,200। अच्छा, बाय क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स 3,200 रुपये के टेक ओवर करके गए थे ना पेटेंट्स में, तो क्रेडिटर्स जितने भी थे 15,700 ना, 15,700 में से 3,200 रुपये के पेटेंट्स ले गए, कितने बचे? 12,500। डिस्काउंट है अब कुछ? 400। तो 400 रुपये माइनस कर दिए, तो यहाँ कितना हो गया? 12,100। अच्छा, ये बाय रियलाइजेशन में ही आएगा ये भी। क्रेडिटर्स, अच्छा वो ईपीएफ भी तो है, उसके बारे में तो कुछ नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा 6,300 पे ऑफ कर दिया होगा। एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,500, तो यहाँ 40,200, बाय कैश 40,200, टू कैश। हाँ जी, कितना कैश आ जाएगा? 12,100, 6,300 और 1,500, 19,900। तो टू कैश 19,900। और कुछ है? There was a joint life policy of 20,000 not mentioned in the balance sheet was surrendered for 4,500। पेटेंट्स 5,000 वाले वो हो गए, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4,500 रुपये मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने हैं अब। बाय। क्या रेशो इनकी? 4,3,2,1, यानी कितना हो गया? 10। तो 4,500 है ना, 1,800, 1,350, 900 और 450 ना, यही आएगा। रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस देखो जरा। कोई कुछ डाउट पूछ रहा था मेरे को, दीपांशु तू पूछ रहा था? प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, लेकिन एज सच कुछ उसकी ट्रीटमेंट नहीं बता रखी, तो हम मान के चलेंगे कुछ एसेट रियलाइज नहीं हो रहा। देखो, जब किसी एसेट की हमें रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दे रखी होती, हम मान के चलते हैं कोई पैसा नहीं आ रहा। लाइबिलिटी की नहीं दे रखी होती तो हम पे करते हैं, तो वो बात हमें याद रखनी है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं करनी है उसके अंदर। तो मेरे को यहाँ पे देखते हैं, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है? प्रॉफिट, मेरे को तो लॉस नजर आ रहा है। 69,850 प्लस 19,900, ये हो गया 89,750। इसमें से 15,700 काटो, 6,300 काटो, 40,200 काटो, ये आ गया 27,550। ठीक है ना, 27,550। अब सुन लो मेरी बात, जेएलबी हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया।
हो सकता है बुक में रियलाइजेशन में डाली हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बटना तो वो उसी रेशो में है ना। तो यहाँ पे हमने कितना डाला है 27,550 रियलाइजेशन। अरे एक बात बताओ, जेएलपी का क्या करें, रियलाइजेशन में कि डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल? क्या किया तुमने? रियलाइजेशन में भी डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट डाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है किसी भी चीज में। 27,550 यहां पे आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD। हाँ जी, डिवाइड बाय 10/4, ये आ जाएगा 11,020। ये 8265 5510 2755। तो यहां पे आ जाएगा ये टू रियलाइजेशन 11,020 8265 5510 2755। फिर यही लोग कैश ले आएंगे बराबरी का, बाय कैश 11020826555। कौन हुआ है इंसॉल्वेंट? डी है ना, पक्का देख लो। तो 5510 डी नहीं लाएगा। अब डी का जो एस्टेट है वो देख लेते हैं, कितने रुपए मांगने हैं हमने उससे। 8415 प्लस 2755 माइनस 450, हमें उससे 10,720 रुपये चाहिए। और वो कितने रुपए ला के आ रहा है अपने एस्टेट में, वो कितने रुपए दे रहा है ये भी देख लो। कितने? 25 पैसे। तो 25% निकाल लो 10,720 का, 2680। तो यहां पे बाय कैश 2680, तो 10,720 है ना। इसमें से 2680 निकाल दिया गाइस। अब ध्यान दे लो सब लोग, 8,040 रुपये बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं? 8,040, जो किसको पे करने हैं अब? ए और बी को। किस रेशो में? अपनी कैपिटल रेशो में। अब फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल रेशो देखो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे जो रियलाइजेशन वाले दिन से पहले है, जेएलपी भी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये भी रियलाइजेशन वाले दिन को हो रहा है। तो यहाँ पे 40,000 और ये 20,000 और उसके अलावा कुछ है नहीं, तो 2:1 की रेशो में हमें बांट देना है। तो डिवाइड बाय 3 × 2 करेंगे तो 5360 आएगा। तो ये 5360 यहाँ पे और डिवाइड बाय 2 2680 बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 डीज कैपिटल और 5360 2680। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब आप बैलेंस मैच करेंगे, आपका कैश मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? गार्नर वर्सेस मुर्रे। हिप हिप हुर्रे। कोई मुश्किल बात है वैसे ना, इजी है। गार्नर वर्सेस मुर्रे का पूरा टॉपिक आज हमने निपटा लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा, एक मिनट, किसी की ट्रेन छूटी जा रही है, 1 मिनट देख तो लो। यहाँ देखो, सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नॉर्मल तो हमने करना ही था, ऐसे ही नॉर्मल तो हम कर ही सकते थे। गार्नर वर्सेस मुर्रे हमने कर लिया। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स 10 नंबर का है, 10 मिनट का है, सॉरी 10 मिनट का पॉइंट है। अभी करा दूं? हाँ, कोई बात नहीं, पीस मील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, बाय बाय।